हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात करें क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि यहाँ पर चैप्टर 4 के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि आपका है सॉर्टिंग मटीरियल्स इनटू ग्रुप, यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना आपका चैप्टर का नाम है। और इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी, जैसे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण किसे कहते हैं। तो जब भी आप एक समान गुणों वाले वस्तुओं के वर्ग बनाते हैं तो उनको वर्गीकरण कहा जाता है, ठीक है। यानी कि एक समूह में एक समान गुणों वाले वस्तुओं को या फिर पदार्थों को रखना ही वर्गीकरण कहलाता है। ओके, इसके अलावा अब वर्गीकरण की आवश्यकता है क्यों है? अगर आपके पास बहुत सारे पदार्थ हैं, आप उनको वर्गीकृत क्यों कर रहे हैं? या फिर आपके पास कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, आप उसका वर्गीकरण क्यों कर रहे हैं? तो वर्गीकरण हमें एक सिस्टमैटिक नॉलेज देता है, एक सिस्टमैटिक स्टडी करने का पैटर्न बताता है। इसके अलावा अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल के बारे में पढ़ना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, तो उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। ओके, तो बहुत मदद होती है हमें क्लासिफिकेशन से। जैसे एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है, अलग अलग कक्षाओं में वर्गीकृत किया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों की एज में डिफरेंस है, उनके मानसिक स्तर में डिफरेंस है। ओके, तो इस प्रकार से क्योंकि अंतर आ रहा है, फिर आप क्या कहते हैं कि एक समान, लगभग एक समान आयु के बच्चे जिनका मानसिक स्तर एक समान हो, जो कि फिजिकली भी एक समान होंगे, यानी कि उनकी जब वो एज उनका एक जैसा होगा तो लगभग हाइट हो गया या फिर फिजिकल, जो भी उनकी फिजिकल दिखने में अपीयरेंस होगा लगभग समान होगा, ठीक है। फिजिक यानी कि समान होगी लगभग। और आपको दिखता है 6th और 12th क्लास के बच्चे में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो उनमें फिजिक का भी डिफरेंस आएगा देखने में। ओके, तो इस प्रकार से आप कहते हैं उनका मेंटल लेवल एक जैसा है, जो मानसिक स्तर है वो एक समान है, उनकी आयु एक समान है, इस वजह से उनको एक क्लास में रखा जा रहा है। तो क्लासिफाई कर रहे हैं हम 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से, ठीक है। या फर्स्ट से लेकर चलेंगे, प्ले नर्सरी से लेकर चलेंगे, तो हम क्लासिफाई कर रहे हैं। किसको क्लासिफाई कर रहे हैं? बच्चों को क्लासिफाई कर रहे हैं। और किसमें? क्लासेस में, अलग अलग कक्षाओं में उनको वर्गीकृत किया जा रहा है। इससे क्या होगा? इससे आप जो भी बच्चे हैं उनको हम एक टॉपिक पढ़ाएंगे तो उनको सारा समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि उनका मानसिक स्तर समान है, आयु भी सबकी समान, इसलिए हमें पढ़ाने में आसानी होगी, बच्चों को टॉपिक को समझने में आसानी होगी। तो एक सिस्टमैटिक वे होगा स्कूल में, और उनकी जो वो अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसमें भी एक सिस्टमैटिक पैटर्न होगा। ओके, तो एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी क्लासिफिकेशन आवश्यक है। इसके अलावा जब हम मटेरियल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मटेरियल्स में किस प्रकार से क्लासिफिकेशन होना चाहिए, उसके लिए हमें मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ओके, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपने यहाँ पर देखी थी मटेरियल्स की? यहाँ पर लस्टर और अपीयरेंस की बात की थी हमने। सबसे पहले जब आप वस्तु को देखेंगे तो वो दिखने में कैसा प्रतीत होता है, यानी कि अगर वो चमकदार है तो उसको आप लस्ट्रस कहेंगे, अगर वो चमकदार नहीं है तो आप उसको नॉन लस्ट्रस कहेंगे। क्लियर? फिर हमने कहा जो मेटेलिक सब्सटेंसेस होते हैं, यानी धात्विक पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ जो धातु से बने हुए हैं। धातु आपका क्या है? लोहा है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, कॉपर की बात आप कर रहे हैं, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, ये सारी क्या है? ये सारी धातुएं हैं आपकी। इनसे बने हुए जो भी आपको पदार्थ दिख रहे हैं उनमें एक शाइन है, उनमें चमक है, इसी को लस्टर शाइन कहा जा रहा है, या लस्टर कहा जा रहा है। ओके, आपने कौन कौन सी वस्तुएं धातु से बनी हुई देखी? आपने ज्वेलरी देखी है अलग अलग प्रकार की, जो कि मेटल से या अलॉय से बनाई जाती है। इसके अलावा यूटेंसिल्स आपने देखे हैं, यानी कि बर्तन, कटलरी की बात आप करते हैं, वाटर टैप्स हो गए, डोर हैंडल्स हो गए, फ्लावर वासेस हो गए, इन सब में एक शाइन होती है, आप कहते हैं कि ये लस्ट्रस है। ओके, इसके अलावा बहुत सारे मशीन्स होती हैं जिनमें कि मेटल का यूज किया जाता है। ओके, तो ये सारा क्या हो गया? अपीयरेंस हो गया, देखने में चमकदार है। वहीं पर हम कहते हैं कि अगर इन मेटेलिक सब्सटेंसेस को आप एयर यानी ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं, या ये किसी भी प्रकार से एयर और वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, तो उससे क्या होता है? कुछ समय के बाद उनकी जो ऊपरी परत होती है वो धूसर या फिर खराब होना स्टार्ट कर देती है, जिसको आप क्या कहते हैं? संक्षारण, कोरोजन होना, या सरफेस का कोरोड होना। ओके,
या टार्निश्ड भी वर्ड आप इसके लिए यूज करते हैं। तो ये सब हम पढ़ रहे थे। इसके अलावा जो नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेस होते हैं उनमें ऐसी शाइन नहीं होती, वो दिखने में डल होते हैं। ओके, ये हमने पढ़ा था। देन ट्रांसपेरेंसी की बात आई थी कि पदार्थ अब दिखने में कैसा हो सकता है, क्या उससे प्रकाश आर पार जा रहा है या प्रकाश नहीं जा रहा है, या फिर प्रकाश कुछ मात्रा में आर पार जा रहा है। तो इसके आधार पर हम उसकी पारदर्शिता बताते हैं। हम कहते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रकाश को अपने ऊपर गिरने पर उसका पूर्ण क्या कर देते हैं, आर पार उसको भेज देते हैं या उसका गमन होता है। ऐसे पदार्थों को आप ट्रांसपेरेंट मटेरियल या फिर पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ओके, तो पारदर्शी पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार जा रहा है या फिर जिनसे आपको क्लियरली आर पार दिखाई दे रहा है। ओके, इसके अलावा ओपेक मटेरियल जिनसे आपको आर पार नहीं दिखाई दे रहा है। तो ना दिखने का कारण क्या है, क्योंकि उनसे प्रकाश आर पार नहीं जा पा रहा है। तो ओपेक मटेरियल सेकेंड टाइप हो गया यहाँ पर पदार्थ का। ओपेक क्या होते हैं, अपारदर्शी पदार्थ जिनसे आर पार नहीं दिखाई देता। इसके अलावा थर्ड है ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल, जो कि कैसे होते हैं, अल्प पारदर्शी होते हैं। अल्प पारदर्शी यानी जिनसे बहुत कम मात्रा में दिखाई देता है, यानी कि इनसे प्रकाश का गमन जो होगा वो कम मात्रा में होगा, इस वजह से हमें बहुत हल्का हल्का या फिर धुंधला दिखाई देता है। ओके, इसके अलावा हमने हार्डनेस की बात की। अभी आपके पास कोई पदार्थ है, उसको आप क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ये अपना शेप चेंज नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि ये कैसा है, ये हार्ड है। ओके, अगर ये दबाव महसूस करने पर भी अपना आकार में परिवर्तन नहीं ला रहा है, इसका मतलब ये कठोर है। ओके, वहीं पर इसको हम इजीली कट भी नहीं कर पा रहे, इसको हम काट भी नहीं सकते हैं आसानी से, तो इसमें क्या है, कठोरता है, ये कठोर होगा। ओके, वहीं पर अगर कोई पदार्थ जो इजीली प्रेशर अप्लाई करने पर अपना शेप मॉडिफाई कर रहा है, शेप चेंज कर रहा है, यानी कि दबाव डालने पर या दाब बढ़ाने पर अपना आकार परिवर्तित करता है, तो उसको आप कैसा कहेंगे कि वो कोमल है। ओके, और उसको आप आसानी से काट भी सकते हैं। ओके, तो आपने ये एक और प्रॉपर्टी आ गई, हार्डनेस और सॉफ्टनेस, यानी इस आधार पर भी आप पदार्थों को क्लासिफाई कर सकते हैं। आप दो ग्रुप बनाएंगे, एक ग्रुप में आपके हार्ड सब्सटेंसेस आएंगे जो भी हार्ड यानी कठोर पदार्थ है, और एक वर्ग आएगा जिसमें आपके कोमल पदार्थ होंगे। ओके, तो इस तरह से आपने क्लासिफाई कर लिया। इसके अलावा डक्टिलिटी यानी तन्यता की बात हमने की थी। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी आसानी से तार बनाई जा सकती है, पतली पतली, तो उनमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, तन्यता का गुण होता है उनमें, उनको क्या कहा जाता है कि ये डक्टाइल है। ओके, दूसरा ग्रुप आप कैसे बनाएंगे, ऐसे पदार्थ जिनकी पतली पतली तार नहीं बनाई जा रही है, तो वो नॉन डक्टाइल हो जाएंगे या गैर तन्य भी उनको कहा जाएगा। ओके, तो इस प्रकार आपने फिर से दो क्लासेस बना ली, एक जो गैर तन्य है और एक जो तन्य है, यानी एक जिनकी तार नहीं बनाई जा रही है, नहीं बनाई जा सकती है, और एक जिनकी तार बनाई जा सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी आपकी मैलिएबिलिटी यानी कि आघातवर्ध्यता। एक ऐसा गुण है जिसके कारण जब आप किसी पदार्थ को पीटते हैं हथौड़े की मदद से, तो वो क्या होता है, पतली चादर में बदल जाता है। तो उसका पतली चादर में बदलना ही क्या है, आघातवर्ध्यता का गुण। ओके, आप सब्सटेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे या क्लासिफाई करेंगे, आप कह सकते हैं। कौन कौन सी दो कौन कौन सी आपकी दो क्लासेस होंगी, एक जिनको आप कह रहे हैं कि हमने इनको प्रेशराइज किया या फिर इनको पीटा और पीटने पर इनकी पतली पतली चादर में कन्वर्जन हो गया। ओके, दूसरी क्लास है आपकी कि जिनको आपने हथौड़े की मदद से पीटा या उनको प्रेशराइज किया और ये करने पर उनका क्या हो रहा है, चूरा हो रहा है। ठीक है, तो दो क्लासेस आ गई, एक जो आघातवर्ध्य है और एक जो भंगुर है, यानी एक मैलिएबल हो गया, एक आपका ब्रिटल हो गया। ब्रिटल यानी कि चूरा, जैसे आप पत्थर को पीटेंगे तो उसका चूरा हो जाता है, वहीं पर अगर आप लोहे को पीट रहे हैं तो वो धीरे धीरे कैसा होने लगता है, शीट में, चादर में कन्वर्ट होने लगता है, टूटता नहीं है, ना ही उसका चूरा होता है। ठीक है, तो दो क्लासेस में फिर से आपने क्लासिफाई कर लिया इनको। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लोटिंग और सिंकिंग इन वाटर। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। ये एक और प्रॉपर्टी है आपकी, जल में
तैरना या डूबना। ओके, इस आधार पर भी आप पदार्थों को वर्गीकृत कर देते हैं। आपने कई चीजें देखी होंगी, आपके पास बहुत सारे मटेरियल्स हैं और उनमें से कुछ मटेरियल्स पानी में डूब जाते हैं और कुछ तैरते हैं। इस आधार पर भी आप पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी आप दो क्लासेस बनाएंगे, दो वर्ग बनाएंगे, एक जो वस्तुएं सिंक हो रही हैं यानी कि डूब रही हैं, और दूसरा जो फ्लोट कर रही हैं यानी कि तैर रही हैं। ओके, सो मैनी सब्सटेंसेस फ्लोट वेयर एज मैनी अदर सिंक इन वाटर। ओके, तो इस सिंकिंग और जो उनकी फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी है, इसके आधार पर आपने वर्गीकरण किया, और ये क्या है, ये गुण है आपके पदार्थों का। ओके, चलिए लिखेंगे। कई पदार्थ जल में तैरते हैं तथा कई डूब जाते। तो दो क्लासेस बना लेंगे। एक क्लास आपकी क्या हो जाएगी, तैरने वालों की, जो तैर रहे हैं, और दूसरी किसकी बन जाएगी, जो डूब रहे हैं। तो इस गुण के अनुसार भी, इस गुण के आधार पर भी आप क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं अपने पदार्थों को। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इस पॉइंट को, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी यानी कि विलेयता। ये एक और गुण है जिसके कारण आप पदार्थों को क्लासिफाई कर सकते हैं यानी कि वर्गीकृत कर सकते हैं। विलेयता क्या कहता है कि आप जैसे वाटर ले रहे हैं, ठीक है, सॉल्वेंट है आपका, विलायक के रूप में उसको ले रहे हैं, आपने उसमें चीनी डाली, चीनी उसमें घुल रही है, ठीक है। तो कोई भी जो सब्सटेंस है यानी पदार्थ है, मटेरियल जिसे आप कह रहे हैं, उसको घोलने की प्रवृत्ति है पानी के अंदर। कोई पदार्थ उसमें घुल जाता है, कोई नहीं घुलता है, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, उसकी घुलनशीलता को ही विलेयता कहा जा रहा है। ओके, जिस प्रकार चीनी पानी के अंदर डालने पर चीनी तो घुल रही है, लेकिन अगर आप मिट्टी डालें या रेत डालें तो वो घुलते नहीं। तो एक विलेय हो गया, एक विलेय नहीं है, उसको अविलेय आप कह देते हैं। तो शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, चीनी आपका पानी में या जल में विलेय है, दैट इज डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म्स ऑफ सोल्यूशन कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर। चीनी जब पानी में घुलती है तो ये एक समांग मिश्रण बनाती है। समांग मिश्रण आपका कैसा होता है, जैसे आपने चीनी को पानी में घोला, उसके बाद आप देखते हैं कि उसकी मिठास जितनी ऊपर है उतनी ही नीचे होगी। किसी भी पोर्शन से आप उसका एक सैंपल ले लीजिए, उतनी ही मिठास होगी सब जगह। तो क्या हो रहा है, समान अंगी मिश्रण भी आप इसको कहते हैं। चीनी पूर्ण रूप से पानी के अंदर घुल चुकी है, उसका थ्रू आउट द सैंपल मिक्सचर सेम है। समझ रहे हैं, यानी मिश्रण में आपका जो चीनी घुली हुई है वो सभी जगह, आपने सपोज एक ग्लास लिया, इसमें आपने पानी डाला और फिर आपने इसमें चीनी ऐड कर दी, तो चीनी के जो कण होंगे वो सभी जगह, उनकी सांद्रता क्या होगी, समान होगी। समझ रहे हैं। अगर आप यहां से कोई सैंपल उठाते हैं, इस पोर्शन से, इतना पार्ट आपने ये उठा लिया, चीनी और पानी का घूम, तो यहाँ पर भी चीनी की मिठास उतनी होगी पानी में। अगर आप इस पोर्शन से ले रहे हैं सैंपल, तो यहाँ पर भी चीनी की मिठास उतनी ही होगी। यहां से अगर आप ले रहे हैं तब भी उतनी होगी। तो थ्रू आउट द सैंपल, ये पूरा सैंपल है आपका, पूरा मिक्सचर है, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, वो समान है। और सांद्रता हम किसकी देखते हैं, जो विलेय होता है। विलेय कौन होता है, जो घुलने वाला होता है। समझ रहे हैं, विलायक आपका क्या है, जल, और विलेय क्या हो गया, चीनी हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, चीनी जल में विलेय है। ओके, चलिए लिखिए,
चीनी जल में विलेय है, अतः यह जल में घुलकर एक विलयन बनाती है, जिसे समांग मिश्रण कहते हैं, या ये समांग मिश्रण कहलाता है। ओके, चलिए नोट करिए। चलिए, ये तो हो गई चीनी की बात, जहां पर आपने कहा कि ये समांग मिश्रण बना रहा है, ये घुल रहा है पानी के अंदर। अब कुछ पदार्थ सब्सटेंस लाइक सैंड, चॉक एंड sawdust which do not dissolve in water is called insoluble in water। अब ये सारे पदार्थ, जैसे हमने रेत की बात की, चौक की बात की, इसके अलावा हमने मिट्टी की बात की, तो ये सारी चीजें अविलेय हैं, यानी कि ये जल में घुल नहीं रही हैं। ये आपको वैसे ही दिख रही है। अगर आप रेत को पानी में डालते हैं तो रेत नीचे बैठ जाती है, ठीक है, कुछ कुछ हल्के कण उसके ऊपर भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो रेत होती है वो नीचे बैठ जाती है तली पे। आप उसको कितना भी हिला लीजिए या घुमा लीजिए, वो रेत वहां घुलती नहीं है पानी के अंदर, ठीक है। तो रेत कैसी हो गई? रेत आपकी अविलेय होगी, यानी कि इनसॉल्युबल हो गई। तो अब क्लासिफिकेशन के दो क्लासेस आप बना लेंगे क्लासिफाई करने में, एक पदार्थ जो जल में घुलते हैं और एक जो जल में नहीं घुलता। समझ रहे हैं? दो क्लासेस हो गई, फिर से आपने क्लासिफाई कर दिया, या आपने फिर से वर्गीकृत कर लिया है पदार्थों को उनके गुण के आधार पर। और कौन सा गुण आपने देखा? उनकी जल में विलेयता देखी, ठीक है। कि एक कैटेगरी के पदार्थ ऐसे हैं जो जल में घुल रहे हैं और एक ऐसे हैं जो जल में नहीं घुल रहे हैं। तो इस आधार पर भी वर्गीकरण हो गया हमारा, ठीक है। तो जल्दी से ये पॉइंट नोट करेंगे। सैंड हो गया, चौक की बात आपने यहाँ पे की, मिट्टी हो गई, सॉ डस्ट यानी लकड़ी का बुरादा जो आपका होता है, ये सभी जल में घुलते नहीं हैं, यानी कैसे होते हैं? अघुलनशील होते हैं, ठीक है। अतः इन्हें जल में अविलेय कहा जाता है, तथा बनने वाले मिश्रण को, बनने वाला मिश्रण क्या होगा? जो आपने पानी में रेत डाली है, तो पानी और रेत का एक मिक्सचर बन जाएगा, उसी को आप बनने वाला मिश्रण कह रहे हैं। बनने वाले मिश्रण को विसमांग मिश्रण कहा जाता है। ओके, चलिए नोट करिए।
चलिए आगे देखते हैं। मिक्सिबल लिक्विड यानी मिश्रणीय द्रव क्या है। ये तो हमने सिंपल पदार्थों के बारे में पढ़ लिया था कि कौन कौन से पदार्थ में क्या क्या गुण है। अब आपका पदार्थ द्रव भी हो सकता है ना। जब हम क्या कहते हैं कि द्रव में अपना मास भी है, द्रव्यमान भी है, वो आयतन भी घेर रहा है, तो वो पदार्थ की श्रेणी में आएगा। वो अवस्था है पदार्थ की कि वो द्रव अवस्था में पाया जा रहा है। तो ऐसे लिक्विड जो कैसे होंगे, मिश्रणीय होंगे, जो घुल जाएंगे उनको मिश्रणीय कहा जाएगा यानी मिसिबल। और दूसरे कैसे होंगे, अमिश्रणीय होंगे, जिनको कि आप क्या कहते हैं, इमिसिबल लिक्विड कहते हैं। सो some liquids like glycerin and shampoo also mix with water to form a solution. Such liquids are said to be miscible with water. Okay? तो पहले लिखिए मिश्रणीय द्रव। Some liquids like glycerin and shampoo also mix with water to form a solution. ठीक है, कौन कौन से कुछ द्रव आप ऐसे देखते हैं जो पानी के साथ घुल जाते हैं, जैसे कि शैम्पू की बात हो रही है, ग्लिसरीन की बात हो रही है, या आपने जूस देखा होगा, जूस को पानी के साथ मिलाएंगे तो अलग अलग लेयर्स नहीं बनती हैं, जूस और पानी आपस में मिक्स हो जाते हैं। आप फिर उनको बता नहीं पाएंगे कि जूस कहाँ पर है, पानी कहाँ पर है। समझ रहे हैं ना। सेम आपका मिल्क के साथ भी होता है, दूध के साथ। जब दूध को आप पानी में मिलाते हैं तो दूध और पानी फिर आपको अलग अलग नहीं दिखते। तो ये सारे लिक्विड्स कैसे हैं, ये घुलनशील है आपके जल के साथ, इसलिए इनको क्या कहा जा रहा है, मिक्सिबल कहा जा रहा है। ओके, तो आप लिखेंगे जल के साथ मिश्रित हो जाते हैं या मिश्रित होकर विलयन बनाते हैं। विलयन वही समांग विलयन, समांग मिश्रण जिसे आप कह रहे हैं। इन्हें मिश्रणीय द्रव कहा जाता है। ओके, जैसे कि उदाहरण में आपने क्या लिखा, शैम्पू हो गया आपका, फलों का रस, जूस जिसे आप कह रहे हो। तो शैम्पू की बात की, फलों का रस, दूध, ये सारे कैसे हैं, ये सारे मिश्रणीय द्रव हैं, यानी कि इनको पानी में डाला जा रहा है और पानी के में डालने के बाद इनकी अलग अलग लेयर। आपने क्या किया, आपने फ्रूट जूस लिया और साथ में पानी लिया, इस पानी के साथ आपने फ्रूट जूस को मिक्स कर लिया, तो आपको अलग अलग लेयर्स नहीं दिख रही है पानी और फ्रूट जूस की। ठीक है, दोनों एक साथ मिक्स हो गए हैं, इन्हीं को आपका मिश्रणीय द्रव कहा जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल है मिल्क एंड वाटर, यानी कि दूध में आपने पानी को मिला लिया है तो यह मिश्रणीय द्रव बन चुका है। इसके अलावा एसिटिक एसिड को भी वाटर में डाला जाता है तो ये भी एक मिश्रणीय द्रव होता है। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट देखिए। बात करेंगे इमिसिबल लिक्विड की, यानी कि आपका अमिश्रणीय द्रव। ओके, तो ऐसे द्रव जो पानी के साथ नहीं घुल रहे हैं, ठीक है, या ऐसे लिक्विड जो, ऐसे दो लिक्विड्स को आप इमिसिबल बोलोगे जो आपस में घुल नहीं रहे हैं बल्कि क्या बन रही है, अलग अलग सेपरेट लेयर्स आपको दिखाई दे रही हैं, तो उनको आप अमिश्रणीय द्रव कहते हैं। जैसे आप पानी में अगर ऑयल डालते हैं तो आप क्या देखते हैं कि पानी में ऑयल घुल नहीं रहा है या पानी और ऑयल आपस में मिक्स नहीं होते, बल्कि उनका क्या हो रहा है, अलग अलग लेयर बन रही है, और इसी को क्या कहा जा रहा है, अमिश्रणीय द्रव कहा जा रहा है दोनों को। ओके,
सो टू लिक्विड्स आर सेड टू बी इमिसिबल, दो द्रवों को अमिश्रणीय कहा जाएगा। दो द्रवों की बात होगी हमेशा, ठीक है। वो आपस में अगर मिक्स हो रहे हैं तो मिश्रणीय है, जैसे कि आपने दूध और जल की बात की, और वहीं पर आपने किसकी बात की कि शैम्पू अगर जल में के साथ मिल गया है तो वो मिश्रणीय द्रव है, क्योंकि आपको शैम्पू द्रव रूप में दिखता है ना, लिक्विड फॉर्म में होता है वो। इसके अलावा आपने कहा कि वहां पर ग्लिसरीन है, लिक्विड स्टेट में होता है। ग्लिसरीन भी अगर आपका जल के साथ मिल गया है तो वो कैसा है, मिश्रणीय होगा। वहीं पर अमिश्रणीय कौन से हैं, टू लिक्विड्स आर सेड टू बी इमिसिबल इफ दे डू नॉट मिक्स, अगर वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, यानी मिश्रित नहीं हो रहे हैं, और डिजोल्व इन ईच अदर, एक दूसरे में घुल नहीं रहे हैं, दैट मीन्स दे आर कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स। ये कैसे हैं, पूर्ण रूप से अमिश्रणीय द्रव हैं, और इनको आप इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं, यानी पृथक कर सकते हैं। जब आपको इस प्रकार से अलग अलग लेयर्स बनती हुई दिख रही हैं, अलग अलग परतें बन रही हैं, तो इन परतों को आप इजीली पृथक कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग कर सकते हैं। तो उनकी आप विधि देखते हैं अलग अलग। पहले इसकी बात करेंगे, दो द्रव जो एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते, या आप क्या कहेंगे, घुलते नहीं हैं या घुलनशील नहीं होते, इन्हें अमिश्रणीय द्रव कहा जाता है। ओके, इन्हें अलग अलग या विभिन्न, ब्रैकेट में विभिन्न भी लिखते ना, विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण है ऑयल एंड वाटर, यानी तेल और जल, और दूसरा है केरोसिन एंड वाटर, मिट्टी का तेल और जल। अब ये जो पृथक पृथक लेयर बन रही है, इनको सेपरेट किया जा सकता है। तो हमने क्या बोला, आप सेपरेटिंग फनल लेंगे, इस प्रकार आप पूरा सिस्टम तैयार करते हैं जिसमें कि आप दोनों लेयर्स को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप डालेंगे सेपरेटिंग फनल में दोनों लिक्विड्स को एक साथ, अलग अलग लेयर आपको पहले ही दिख रही है। यहाँ से आप इसको लूज करते हैं, कॉक जो लगी होती है स्टॉप कॉक, इसको लूज करेंगे तो धीरे धीरे ये लिक्विड नीचे आएगा। यहाँ आप एक और बीकर या कोई भी वेसल लगा लेंगे। फिर जब ये लेयर पूरी यहाँ आ जाएगी तो आप इस स्टॉप कॉक को फिर से टाइट कर लेंगे, यानी बंद कर लेंगे। तो एक जो ऊपर वाली लेयर थी वो आपको इस सेपरेटिंग फनल में मिल गई, और दूसरा लिक्विड आपने यहाँ प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से आपने कहा कि हम अमिश्रणीय द्रवों को, जिनमें लेयर्स बन रही हैं, परतें बन रही हैं, उनको पृथक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सेपरेशन की एक विधि देखी कि सेपरेटिंग फनल का आप प्रयोग करके इनको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज के सेशन में जितना पढ़ाया गया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और अपने आने वाले सेशन में हम इसकी एक्सरसाइज लेकर चलेंगे, यानी जितने टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में आप लोग पूछेंगे। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए